वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी। 36 देश हो रहे शामिल। पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति का अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। गृह मंत्री अमित शाह का आज जम्मू एंड कश्मीर दौरा। व्यापक विकास के लिए करेंगे समीक्षा बैठक। विकसित भारत संकल्प यात्रा का करेंगे शुभारंभ। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज बैठक। सीट शेयरिंग को लेकर होगी बैठक। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी महासचिवों की बैठक आज। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। आज शाम 4 बजे बैठक का आयोजन। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर दिखेगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। भारतीय प्रोग्राम की होगी पहली लाइव स्क्रीनिंग। मंदिर पर लहराएगा 44 फीट ऊंचा ध्वज। दिल्ली समेत 20 राज्यों में कोहरे का असर। ट्रेनें और उड़ानें प्रभावित। आज बारिश बढ़ाएगी और ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश के बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद दौरे पर हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद में समिट से पहले करेंगे एक मीटिंग। 36 देश के दिग्गज नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी यूएई के राष्ट्रपति का अहमदाबाद में होगा रोड शो। पीएम मोदी रोड शो के बाद एमओयू करेंगे साइन। सोलर हाइड्रोजन ग्रिड कनेक्टिविटी का एमओयू हो सकता है साइन। फूड पार्क पर एमओयू हो सकता है साइन। पीएम मोदी का अहमदाबाद दौरा आज। बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो अहमदाबाद में समिट से पहले एक मीटिंग करते हुए नजर आएंगे। 36 देशों के दिग्गज नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री का अहमदाबाद दौरा है, जहां पर वो एक रोड शो भी करेंगे यूएई के राष्ट्रपति के साथ, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए अहमदाबाद कल ही पहुंच चुके हैं और उनका जो स्वागत है कल राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री दोनों ने मिलकर किया। और आज जो है वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का भी कार्यक्रम होना है, जिसके लिए विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जो है पहुंचे हैं। इसमें 36 देशों के जो दिग्गज नेता होंगे उनके साथ वो एक बैठक करेंगे और बताया जा रहा है कि उसके बाद कई योजनाओं पे जो है चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा कुछ एमओयू भी साइन करेंगे, जिसको लेकर कुछ योजना बताई जा रही है, जिन पर चर्चा पहले ही हो जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आज अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी जो है यूएई के राष्ट्रपति के साथ एक रोड शो करेंगे, जिसमें जनता को संबोधित करेंगे। ये अपने बिल्कुल प्रवेश, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, एक बड़ी खबर जहां पर क्लोरीन गैस के रिसाव होने की सूचना से मचा हड़कंप। बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर पुलिस और फायर सर्विस के जवान एसएसपी मौके पर पहुंचे। 2 से 3 लोगों के गैस के प्रभाव में आने से बेहोश होने की खबर भी सामने आ रही है। बेहोश हुए लोगों को तत्काल भेजा गया अस्पताल। बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बेहोश हुए लोगों को तत्काल अस्पताल भेजा गया है, जहां पर बड़ी खबर बता दें, क्लोरीन गैस के रिसाव होने की खबर मिल रही है। खाली प्लाट में जो सिलेंडर लीक हो गया है, मामले की जांच भी कराई जाएगी। एसएसपी ने कुछ इस प्रकार से कहा है कि मामले की जांच भी कराई जाएगी। झांझरा इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर हम आपको राजधानी देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर क्लोरीन गैस के रिसाव होने की सूचना से मचा हड़कंप। पुलिस और फायर सर्विस के जवान एसएसपी मौके पर पहुंचे। 2 से 3 लोगों के गैस के प्रभाव में आने से बेहोश होने की खबर भी सामने आ रही है। बेहोश हुए लोगों को तत्काल अस्पताल भेजा गया। खाली प्लाट में जो सिलेंडर लीक हो गया, उन्हें हटवाया जा रहा।
कुछ इस प्रकार से एसएसपी ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले की जांच भी कराई जाएगी। झांझरा इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर राजधानी देहरादून से, जहां पर क्लोरीन गैस के रिसाव होने की सूचना से मचा हड़कंप। पुलिस और फायर सर्विस के जवान, इसके अलावा एसएसपी भी मौके पर पहुंचे। 2 से 3 लोगों के गैस के प्रभाव में आने से बेहोश होने की खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि क्लोरीन गैस के लीक होने की खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 से 3 लोग गैस के चपेट में भी आ गए हैं, जिससे बेहोश हो गए हैं। बेहोश हुए लोगों को तुरंत अस्पताल भेजा गया है। वहीं एसएसपी ने कहा कि खाली प्लाट में जो सिलेंडर लीक हो गए उन्हें हटवाया जा रहा। मामले की जांच भी कराई जाएगी। मामला बताया जा रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आखिर किन वजहों से यह हादसा हुआ है? अचानक से क्लोरीन गैस के लीक होने की खबर सामने आ रही है, जिसके चपेट में करीब 2 से 3 लोग भी आ गए हैं। बिल्कुल अवंतिका, ये सुबह जो है ये राजधानी देहरादून के झाझरा इलाके का ये मामला है और हालांकि अभी कारण इसका पता नहीं चल पाया है कि ये किस तरीके से ये रिसाव जो है गैस सिलेंडर से हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जब इस घटना की सूचना जो है एसपी देहरादून को मिली तो वो तत्काल वहां पर पहुंचे फोर्स के साथ और वहां पर चेक किया गया तो ये पता चला गया कि कुछ सिलेंडर जो है उसमें लीकेज जो है वो अभी फिलहाल जो है वहां पर कोई स्थिति तनावपूर्ण स्थिति नहीं है। फिलहाल जो लीकेज सिलेंडर थे उनको जो है वहां से हटाया गया है। हालांकि उसमें सुबह के समय जो है 2 से 3 जो लोग हैं वो बताया जा रहा है कि गैस की चपेट में आए और जो वजह से उनको उनके द्वारा जो है उसको सूचना मिली और सूचना तत्काल बाद जो है वहां पर जो गैस सिलेंडर से रिसाव हो रहा था क्लोरीन, उन सिलेंडरों को हटाया गया। अभी कारण एग्जैक्टली नहीं पता चल पाया। ये सारे जांच के विषय है, इसको लेकर के पुलिस लगातार जो जांच है उसकी बात कर रही है। अवंतिका, बिल्कुल राजेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से एसएसपी ने भी कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी, वहीं 2 से 3 लोग करीब इस गैस के चपेट में भी आ गए हैं, जिससे वो बेहोश हो गए हैं। तो अगर उनकी हालत की बात की जाए तो फिलहाल उनकी हालत किस तरीके की बनी हुई है? बिल्कुल अवंतिका, फिलहाल उनकी जो हालत है वो उनका स्वास्थ्य जो है वो स्थिर है, क्योंकि सुबह जब इस गैस का रिसाव हो रहा था या देर रात में जब हुआ था तो कहीं ना कहीं जो आसपास में जो रहने वाले लोग हैं उसमें जो 2 से 3 लोग जो बताए जा रहे हैं उनको बेहोश जो है वो हो गए थे और बेहोशी की हालत में जो है उनको उनके परिजनों ने जो है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया था और यही वहीं से संकेत जो है वो मिला कि क्लोरीन गैस जो है वो यहाँ पर जो है आसपास जो है वो लीकेज हो रहा है और यही वजह रही कि तत्काल इसकी सूचना जो है देहरादून पुलिस को दी गई और देहरादून के पुलिस में जो कप्तान है अजय सिंह वो जो है वो तत्काल जो है फोर्स लेकर के झाझरा वाला जो जगह पड़ती है राजधानी देहरादून के पास, तो वहां पर वो गए और वहां पर पहुंचने के बाद वहां देखा गया कि कुछ जो सिलेंडर जो एक ग्राउंड है, मैदान है, वहां पर पड़े हुए थे। वहां पर जो है उन सिलेंडर में से जो है गैस का रिसाव हो रहा था और तत्काल जो रिसाव हो रहा था उस गैस सिलेंडरों को जो है सेफली जगह पर पहुंचाया गया ताकि कोई और जनहानि ना हो। और यही वजह है कि देखिए अभी कारण इसका एग्जैक्टली नहीं पता चल पाया कि किसी ने शरारत की है, ये गैस सिलेंडर जो है ये अपना लीक हुए हैं, तो ये बहरहाल जो है ये जांच के विषय है, इसको लेकर के पुलिस अपनी लगातार जांच कर रही है। लेकिन जो बेहोश व्यक्ति थे वो अब फिलहाल जो है उनका स्वास्थ्य जो था वो स्थिर है, उसमें कोई ऐसी अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है चिंताजनक। बिल्कुल राजेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से खाली प्लाट में 2 सिलेंडर मिले हैं और उसके बाद गैस रिसाव के बाद सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय तो बनता ही है, क्योंकि देखा जाए तो खाली प्लाट में आखिर सिलेंडर कैसे पहुंचे, कहीं इस पर भी कहीं ना कहीं जांच की जानी चाहिए कि आखिर क्या वजह रही है। इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जांच की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि क्लोरीन गैस के रिसाव होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और फिर पुलिस विभाग के अलावा दमकल विभाग और साथ ही एसएसपी मौके पर पहुंचे। इसके अलावा खाली प्लाट में 2 सिलेंडर पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें हटाया गया है और 2 से 3 लोग जो कि गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गए थे, उन्हें अस्पताल भेजा गया है। ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं जहां पर गैस रिसाव हुआ है, जहां पर सूचना सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देहरादून के झांझरा इलाके का यह पूरा मामला है। आपको बता दें कि जहां पर यह हादसा हुआ है, इसमें करीब 2 से 3 लोग गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गए हैं। फिलहाल उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। इसके अलावा कई ऐसे जांच के विषय भी सामने आ रहे हैं कि आखिर किन वजहों से लोग बेहोश हुए हैं, माफ कीजिएगा, किन वजहों से सिलेंडर पाए गए हैं, गैस लीक हो रही है। आखिर ये सब जांच का विषय निकल कर सामने आ रहा है, जहां पर एसएसपी ने यह भी कहा है कि मामले की जाँच की जाएगी। आखिर खाली प्लाट में सिलेंडर कैसे पहुंचे और साथ ही गैस रिसाव किस प्रकार से हुआ, इन सब की जांच की जाएगी। आगे बढ़ेंगे खबरों में, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने अहमदाबाद दौरे पर हैं, जहां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री, जहां पर अहमदाबाद में समिट से पहले मीटिंग करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 36 देश के दिग्गज नेताओं के साथ करेंगे मीटिंग। इसी खबर पर हमारे साथ लगातार संवाददाता प्रवेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से आज एक समिट का आयोजन किया गया है अहमदाबाद में, उसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री और इसके अलावा करीब 36 देशों के दिग्गज नेताओं के साथ मीटिंग की बात भी सामने आ रही है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए गुजरात अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कल देर शाम जो है अहमदाबाद पहुंच गए थे, जहां पर उनको गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ सत्यव्रत देवव्रत जो राज्यपाल है गुजरात के, दोनों ने उनका स्वागत किया। साफ तौर पर मैं बता दूं, तैयारी से सीधे तौर पर है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का आयोजन है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 36 देशों के दिग्गज नेताओं के साथ बैठकर बैठक करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक के बाद कई डिसीजन या हो सकता है कि एमओयू साइन करेंगे, जिसमें कई प्रकार की योजना हो सकती है, या बात करें कुछ ऐसे स्कीम हो सकती है जो भारत के उद्देश्य से जो फायदेमंद हो। उसके अलावा सबसे बड़ी बात और अहम जानकारी ये है कि यूएई के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी जो है गुजरात में जो एक रोड शो करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, जिसमें देखा जा रहा है कि ये रोड शो लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबा होगा। जी बिल्कुल। और प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से भी जानकारी है कि प्रधानमंत्री और यूएई के राष्ट्रपति साथ में रोड शो करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये दोनों देशों के संबंधों को काफी अच्छा करने में भी मददगार होगा। बिल्कुल, देखिए ये साफ तौर पर अच्छे संबंधों को दर्शाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यूएई के राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ अहमदाबाद की सड़कों पर रोड शो करते नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो एमओयू की बात हो रही है, जिसमें कई प्रकार की ऐसी योजनाएं हो सकता है कि यूएई के साथ भी कोई ऐसे साझा संबंध हो जिससे हस्ताक्षर किए जाए। लेकिन जब ये रोड शो होगा तो कहीं ना कहीं अहमदाबाद के निवासियों के लिए और उन दोनों देशों के लिए, भारत और यूएई के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी, मैं साफ तौर पर बता दूं, लोकसभा के चुनाव करीब है, उसकी वजह से जो है पूरा कार्यक्रम या पूरी रूपरेखा तैयार कर पहुंचते हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही देखा जाए तो प्रवेश, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उससे पहले अहमदाबाद में समिट का आयोजन होना और साथ ही 36 देशों के दिग्गज नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग होना समिट से पहले, कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव की ओर भी दर्शा रहा है कि बीजेपी जनता को यह भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसने कितनी सफलतापूर्वक अभी जैसे कि G20 का आयोजन किया और उसके बाद अहमदाबाद में समिट का आयोजन कर रही है। बिल्कुल, ऐसे मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि G20 के अलावा 3 आयोजन और भी हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अब देहरादून में भी एक आयोजन हुआ था, और उसके बाद अब जब ये गुजरात में होने जा रहा है तो इसको लेकर पूरे देश में चर्चा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब ऐसे आयोजन होते हैं तो देश ही नहीं, विदेश के कई देशों के ऐसे दिग्गज नेता वहां पर पहुंचते हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी जो है बैठकर चर्चा करते हैं, या साफ तौर पर मैं कहूँ कि एक रूपरेखा तैयार करते हैं। उसके बाद
सीधे तौर पर मैं बता दूं कि बीजेपी उसका जो है पूरी रूपरेखा के तहत कार्यक्रम होता है उसकी चर्चा करती है। साफ तौर पर मैं बता दूं कि यूएई के राष्ट्रपति जब रोड पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ निकलेंगे तो कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जाएगा जिसमें साफ तौर पर यह दर्शाया जाएगा कि जिस तरीके से यूएई के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे हैं, जी ऐसा जी पहले कभी नहीं हुआ है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी जो है एक योजनाबद्ध के तहत पूरे देश में एक चर्चा जरूर करेगी। बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से ये आयोजन भी किया गया है, कहीं ना कहीं ये भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मददगार हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अहमदाबाद में एक समिट का आयोजन किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी महासचिवों की बैठक आज। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी महासचिवों की बैठक आज। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। आज शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय में किया जाएगा बैठक का आयोजन। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी महासचिवों की बैठक आज। खबर राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर आज बीजेपी महासचिवों की एक अहम बैठक होनी है जिसकी अध्यक्षता खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। वहीं आज शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया जाना है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर विशेष चर्चा भी की जाएगी। इस बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के एक चर्चा भी की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से अभी तक लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, उसके बावजूद बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर विशेष रणनीति बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है, जहां पर लगातार देखा जाए तो बीजेपी कुछ ही समय बाद एक बैठक का आयोजन भी करती है और साथ ही उसकी अध्यक्षता खुद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, लोकसभा चुनाव करीब है, भले ही तारीख का साफ तौर पर मैं कहूँ ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने अपनी जो है इस जंग के लिए पूरी कमर कस ली है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, कभी लखनऊ में बैठक हो रही है, कभी दिल्ली में बैठक हो रही है, कभी अन्य राज्य में हो रही है। लेकिन साफ तौर पर मैं बता दूं, आज जो बैठक हो रही है बीजेपी मुख्यालय में, उसमें बीजेपी के सभी महासचिवों को बुलाया गया है और जिसकी अध्यक्षता, बैठक की जो अध्यक्षता है कुछ जेपी नड्डा करेंगे और साफ तौर पर एक रणनीति बनाई जाएगी कि किसी भी प्रकार से लोकसभा जो चुनाव है 2024 उसमें 400 से ज्यादा जो सीटें लाने की जो मंशा या योजना प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है उसको पूरा करना है। उस लक्ष्य के तहत लगातार जन जन तक पहुंचना है। कुछ भी हो जाए, गांव तक, सड़कों तक, किसी भी समुदाय तक, या बात करें किसी भी ऐसे विशेष वर्ग तक पहुंचना है, सब तक साधना है, सबसे मिलना है। कोशिश ये करनी है किसी भी प्रकार से जो 400 से ज्यादा सीटें हैं उसे हासिल करना है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले ही कमर कस के तैयारियां करने में जुटी हुई है, जहां पर एक छोटे से मोर्चे से लेकर काफी बड़े पैदान तक भी देख रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं महिला और जो युवा है उन्हें भी वोट बैंक के तौर पर देख रही है और उनके लिए भी कई ऐसी योजनाएं लेकर आ रही है और साथ ही जो उनकी पहले से ही योजनाएं चल रही हैं उसको भी जन जन तक पहुंचाने का कार्य विकसित भारत यात्रा के दौरान किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में वोटर्स को अपनी ओर बीजेपी कर सके। बिल्कुल, देखिए मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि जितने भी योजना है जो लागू हो जाती है, जो लोगों को नहीं जानकारी होती है, उसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक संवाद किया था। जिनको इस योजना का लाभ मिला है उन लोगों से चर्चा की थी, बात की थी। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी या बात करें वो इससे अछूते थे या दूर थे, वो भी इससे जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जानती है कि ऐसी कौन सी कमियां हैं, कौन सा समुदाय है, कौन सा विशेष वर्ग है, या बात करें कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी अभी अछूती है, उन मुद्दों को छूने की कोशिश कर रही है, ताकि लोकसभा का जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो पूरा एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी के सामने, बीजेपी के सामने, तो उसे किस प्रकार से हराया जाए, ये पूरी रणनीति एक आज तैयार हो जाएगी, जिसको लेकर विशेष तौर पर बीजेपी के महासचिवों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे जेपी नड्डा, और उसी को लेकर आज पूरी चर्चा और रणनीति तैयार की जाएगी।
बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी रणनीति बना रही है, कहीं न कहीं प्रवेश देखा जाए तो जिस तरीके से अभी कुछ महीनों पहले जब विधानसभा चुनाव भी हुए थे, तो वहाँ पर बीजेपी ने 3 राज्यों में काफ़ी बड़ी जीत हासिल की थी। तो उसके बाद कहीं न कहीं ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ जो भी कोर कसर रह गई थी या फिर जो बाकी के 2 राज्य थे, वहाँ पर आखिर ऐसा क्या था जो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा? उसकी भी विशेष रणनीति करके, उसकी कैलकुलेशन करके कहीं न कहीं देखा जाए तो इस बार लोकसभा चुनाव में कोई उनसे गलती ना हो, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं बीजेपी काफी सजग नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी चाहती थी कि जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें 5 में उसकी जीत हासिल हो, लेकिन ये हुआ कि 3 राज्यों में उनको जीत हासिल हुई, लेकिन दो राज्य जी। ऐसे जिनमें उन्होंने हार का सामना करना पड़ा, उसके लिए उन्होंने समीक्षा करी है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने साफ तौर पर, मैं आपको बता दूं, समीक्षा कर ली है। और तैयारी की बात करें तो सिर्फ वो यही तैयारी है कि ऐसे कौन से मुद्दे रह गए हैं जिनकी वजह से लोग बीजेपी से अछूते हैं। महिला वर्ग की बात करें, युवा वर्ग की बात करें, सबके लिए विशेष तौर पर बीजेपी लगातार जगह जगह कार्यक्रम आयोजन कर रही है। मैं आपको बता दूं कि कई कई जगह सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, तो कई जगह रोजगार मेला लगाया जा रहा है। दोनों वर्गों को जो है जी, बीजेपी ने साथ दिया और अब ये रणनीति तैयार हो चुकी है। चुनाव बिल्कुल प्रवेश, नजदीक देखा है जाए उसके तो कोई कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाह रही है, क्योंकि एक तरफ पूरा इंडिया गठबंधन जहां पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं बीजेपी भी काफी पहले से कई रणनीतियां बनाकर उन पर काम करना शुरू कर रही है, जिससे जितने भी वोटर्स हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीजेपी की ओर आ सके। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इसी बीच बड़ी खबर बता दें, जहां पर अयोध्या में 10 जनवरी को लेकर बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में 10 जनवरी को होगी बड़ी बैठक। अयोध्या दर्शन कार्यक्रम को लेकर किया जाएगा बैठक का आयोजन। बीजेपी के प्रमुख नेताओं की अयोध्या में बैठक की जाएगी। बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष रहेंगे शामिल। सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुग होंगे शामिल। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल भी होंगे शामिल। अयोध्या में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक होगी बैठक। सभी नेता 9 जनवरी की रात अयोध्या पहुंच जाएंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, उससे पहले 10 जनवरी यानी कि कल एक बड़ी बैठक की बात सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के कई बड़े नेता इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जो है राम मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जो पूजा अर्चना है या स्थापना है 22 जनवरी को करने जा रही है, लेकिन उससे पहले जी, कल यानी 10 जनवरी को एक बैठक कर साफ तौर पर बीजेपी के जो संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष एक योजनाबद्ध के तहत जो पहले 50 दिन में 50 लाख लोगों को दर्शन कराने की योजना है, उस पर एक चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, एक योजना बनाएंगे। सीधे तौर पर मैं बता दूं बीजेपी के कई दिग्गज नेता वहां पर पहुंचेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि देखा जाएगा कि कैसे किस प्रकार से लोगों को दर्शन कराने की योजना बनाई जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखा जाए तो जिस तरीके से अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, उससे पहले 10 जनवरी यानी कि कल बीजेपी एक बड़ी बैठक का आयोजन अयोध्या में करेगी, जिसमें कई मंत्री और साथ ही नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं सीएम योगी का आज अयोध्या दौरा, 11 बजे पहुंचेंगे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा, 11 बजे पहुंचेंगे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। हनुमानगढ़ी रामलला का करेंगे दर्शन और पूजन। साथ ही अमानीगंज जलकर परिसर पुलिस कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1 बजे मुख्यमंत्री योगी पहुंचेंगे सर्किट हाउस। वन विभाग नगर विकास की प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं 2 बजे विकास कार्य कानून व्यवस्था की भी करेंगे समीक्षा।
3 बजे पदाधिकारी के साथ सर्किट हाउस में बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 बजे विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं 3 बजे पदाधिकारी के साथ सर्किट हाउस में भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का लेंगे जायजा। 4:45 पर अयोध्या एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए हो जाएंगे रवाना। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख नजदीक आ रही है, उससे पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर वो कई कार्यों की जानकारी भी लेंगे प्राण प्रतिष्ठा से, और साथ ही देखा जाए तो कई जगहों पर जाकर के वो खुद समीक्षा बैठक भी करेंगे। जी अवंतिका जी, बताना चाहेंगे कि सूबे के मुख्य योगीनाथ कुछ ही पल से जब रामनगरी अयोध्या में पहुंचने वाले हैं, उनका जो है सर्वप्रथम जो उनका जो है हेलीकॉप्टर वहां वाल्मीकि एयरपोर्ट पे उतरेगा। उसके बाद जो है रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे और कहीं न कहीं जो यहाँ की समीक्षा बैठक है या फिर कहिए कि राम जन्मभूमि के भी जायजा लेंगे, कहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जायजा लेंगे, और जो टेंट सिटी बन रही है उसमें भी जाएंगे, कहीं उसका भी जायजा लेंगे, कहाँ पे क्या चीज है, और अधिकारियों से भी पुटअप करेंगे कि यहाँ पे जितना रोडे बनाई गए, चाहे राम पथों भक्त पथों की कितना कार्य से बचाए, उसका भी अवलोकन करेंगे। तो रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जो 15 जनों से जितना कार्य चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा वाला, उसका भी अवलोकन करेंगे। कहीं न कहीं रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ पे जितना कार्य है, सूबे के मुखिया योगीनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देखरेख में अपना कार्य करेंगे। जी आरपी, देखा जाए तो 4:45 पर वो वापस लखनऊ के लिए भी रवाना हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले कई तरह के कार्यक्रम भी बताए जा रहे हैं, जहां पर वो कई जगहों पर जाकर निरीक्षण करते हुए भी नजर आएंगे। तो उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बताते चले कि इनका जब ये एयरपोर्ट से उतरेंगे तो वहां फिर बाया कार जो है अयोध्या आएंगे और जगह जगह पे जो है अमानीगंज हुआ और जगह जगह पे निरीक्षण करते हुए आएंगे, अधिकारियों पुटअप करते हुए आएंगे, फिर आएंगे हनुमानगढ़ी रामलला, और कहीं ना कहीं परिसर में भी कार्यक्रम होने हैं तो उसका भी जायजा लेंगे, कहाँ पे क्या व्यवस्थाएं की गई है और प्रशासन की क्या व्यवस्था, कितने कैमरे लगाए गए हैं, कितनी सुरक्षा की लिहाज से कितना व्यवस्था की गई है। उसके बाद पूरी अयोध्या में भी भ्रमण करेंगे यहाँ पे, और कुछ हो सकता है साधु संतों से मिलेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे सर्किट हाउस में, वहां पे समीक्षा बैठक करेंगे। तो कहीं ना कहीं रामनगरी को ऐतिहासिक बनाने के लिए 22 जनवरी की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसकी तैयारी में जो है पूरा प्रशासन जुटा हुआ है, और सूबे के मुखिया योगीनाथ खुद निगरानी करें, कहीं को कोर कफर न छोड़ी जाए, उसकी व्यवस्था में 4 चौबंद व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल आरपी, यानी कि देखा जाए तो मुख्यमंत्री आकर के खुद सारी तैयारियों का जायजा लेंगे और किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले कोई कमी ना रह जाए उसकी भी समीक्षा करते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आरपी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर है, जहां पर वो कई कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा राम मंदिर के कार्यों की भी जानकारी लेते नजर आएंगे। वही खबर आपको बता दें, जहां पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू और कश्मीर दौरा है। जम्मू और कश्मीर के व्यापक विकास के लिए समीक्षा बैठक करते भी नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू और कश्मीर के व्यापक विकास के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा का फ्लैग ऑफ करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू और कश्मीर के व्यापक विकास के लिए समीक्षा बैठक करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। वहीं आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ भी करेंगे। तो आपको बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू और कश्मीर दौरा था, लेकिन बिगड़ते मौसम को देखते हुए उनका ये दौरा रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, कोहरा बढ़ रहा है, विजिबिलिटी कम हो रही है, जिसके कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू और कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया गया है। बढ़ेंगे खबरों में, जहां पर एनसीआर में ठंड का सितम जारी। एनसीआर में ठंड का सितम जारी। यूपी के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 38 से अधिक जिलों में घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की गई है।
सुबह से ही छाया रहा कोहरा, बारिश के बाद तापमान बढ़ने की भी संभावना। हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार, AQI 345 रहा। खबर आपको प्रयागराज से बता दें, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। पुलिस चार्जशीट और केस कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया है हाईकोर्ट ने। बता दें कि हाईकोर्ट ने अब्बास की मांग को खारिज कर दिया है, जिससे अब्बास को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला है, जिसमें हाईकोर्ट ने नए सिरे से समन जारी करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने अब्बास की मांग की खारिज। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला है, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने नए सिरे से समन जारी करने का निर्देश जारी किया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ गए हैं। आपको बता दें कि एनसीआर में ठंड का सितम जारी। यूपी के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट किया गया जारी। यूपी के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट किया गया जारी। वहीं 38 से अधिक जिलों में घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की गई है। सुबह से ही छाया रहा घना कोहरा। बारिश के बाद तापमान बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार, AQI 345 रहा। अलीपुर व आनंद विहार रहा सर्वाधिक प्रदूषित। ठंड के साथ शीतलहर से कांप रहा NCR। ठंड के साथ शीतलहर से कांप रहा NCR। भीषण ठंड और शीतलहर से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। घने कोहरे के कारण सामान्य से भी कम हुई विजिबिलिटी। लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने का कर रहे उपाय। दिल्ली NCR में ठंड का सितम जारी। तो खबर हम आपको बता दें, जहां पर मौसम विभाग ने 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। और ठंड की खबरों पर ग्राउंड जीरो पर क्या हाल है और साथ ही प्रशासन ने क्या इंतजाम किया है, इसको लेकर के हमारे साथ कई संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जिसमें बुलंदशहर से संवाददाता अनिल मीणा, ललितपुर से संवाददाता शैलेंद्र जैन, प्रयागराज से संवाददाता राहुल मिश्रा, कानपुर से संवाददाता अमित शर्मा, अम्बेडकर नगर से संवाददाता अमन सिंह, पीलीभीत से संवाददाता राहुल शर्मा और जौलौन से संवाददाता माजिद अरमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि बुलंदशहर में कैसा मौसम देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, गर्मा अगर जनता बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनता बुलंदशहर में सुबह से ही बारिश पड़ रही है। अगर बात की जाए देखिए, और यहाँ जो इस वक्त हम चौराहे पे खड़े हैं और चौराहे पे तस्वीरों की बात की तो यहाँ चौराहे पे किसी तरह की अलार्म की कोई व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था ना होना एक चिंता का विषय है। देखिए मेरे साथ यहाँ लोग भी खड़े हैं और देखिए मैं सबसे पहले तो तस्वीर दिखाता हूँ कि जो यहाँ जिस तरह से बारिश पड़ रही है, देखिए कहीं ना कहीं बच्चों को जिस तरह, देखिए ये सुबह की तस्वीर है, जिस तरह से तेज हवाओं के साथ जिस तरह से बारिश पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों में जिस तरह से बारिश पड़ी है, इससे कहीं ना कहीं लोगों में सर्दी का जो सितम है वो पूरी तरह से बरकरार है। और बात की जाए चौराहे की, देखिए मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद है, कुछ आने जाने वाले भी व्यक्ति मौजूद है, स्टूडेंट भी मौजूद। सबसे पहले हम छात्रों से बात करते हैं कि छात्रों को किस तरह की परेशानी है। क्या नाम बेटा? अच्छा बेटा, किस तरह की परेशानी है आज? यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और सुबह से मैं लेट भी हो चुका हूँ, तो मेरे को व्यवस्था नहीं और कुछ व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, चौराहे पे अलाई की आपको कोई व्यवस्था देखने को मिली है? जैसे यहाँ खड़े होते हैं तो भगा देते हैं, आगे भी खड़ा हुआ तो वहाँ से भगा दिया कि यहाँ मत करो। अच्छा हाँ, भगा देते हैं क्योंकि बारिश किसी दुकान के सामने खड़े होते हैं तो भगा देता है वो। अच्छा, दुकानदार भगा देते हैं। अच्छा देखिए एक खड़े नहीं बन जाता है बारिश की वजह से। अच्छा, तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं? बहुत तरह की दिक्कत आती है, यहाँ पे नई नई दिक्कत आती है ना। तो अपने ठिया पे बारिश पड़ रही है, अपना ठिया पे खड़ा नहीं बन देता, वो नहीं बन देता, ठिया बाहर जाइए वो जाइए,
ऐसे खड़ा नहीं होने देता नहीं। अच्छा, बस भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाती है, हो जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि चौराहे पर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या आपको यहाँ किसी प्रशासन के द्वारा, नगर पंचायत के द्वारा कोई यहाँ चौराहे पर व्यवस्था मिली है देखने को? नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली हमें तो। अच्छा, नहीं मिली? नहीं मिली। अच्छा, देखिए एक दादा मेरे साथ मौजूद है, बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं कि दादा किस तरह की यहाँ दिक्कत है? आज जैसे बारिश हो रही है, बारिश का माहौल है, किस तरह की परेशानी है दादा? परेशानी का है, यहाँ मौसम खराब है और न कोई कापे की व्यवस्था, न कोई व्यवस्था ना है। अच्छा, योगी जी तो लगातार निर्देश कह रहे हैं कि हमने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तमाम चौराहे पर व्यवस्था की जाए, और लेकिन अगर बात की जाए जहाँ नगर पंचायत पहाड़पुर, तो यहाँ योगी जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हथियार व्यवस्था कराइए। अधिकारियों को निर्देश दे तो होता रहेगा, हो जाएगा। नहीं, जमीनी हकीकत कुछ कोई व्यवस्था है दीजिए, कोई व्यवस्था ना है। अच्छा, जिस तरह से बहुत तेज बारिश भी पड़ रही है, इस समय बहुत ज्यादा सर्दी भी बढ़ी है, उसको लेकर किस तरह की परेशानी आ रही है? ठंड में तो परेशानी है। किस तरह की परेशानी है दादा? ठंड में आने की जाने की तो परेशानी है। अच्छा, परेशानी बहुत ज्यादा आ रही है, ठंड में तो परेशानी है और क्या। देखिए लोगों की जवानी अगर मैं यहाँ सुना है, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार अधिकारियों को निर्देश जरूर दिए हैं, लेकिन अधिकारी उनके जो आदेश है उनको पलीता लगाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ये नगर पंचायत पहाड़पुर के अलीगढ़ चौराहा है, जहाँ तो तमाम जगहों से, जहाँ बुलंदशहर से आने वाले लोग हो, या अलीगढ़ से आने वाले लोग हो, या सोमनाथ से, गवाने से आने वाले हो, या अहमदनगर की तरफ से आने, वो चौराहा है जिसमें हजारों की तादाद में 24 घंटे लोग चलते हैं। लेकिन अगर चौराहे पर जिस तरह से यहाँ व्यवस्था ना होना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए हैं, उसके बावजूद देखा जाए तो जिस तरीके से अधिकारी सुन नहीं रहे, कहीं ना कहीं निर्देशों को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। अनिल, आपका बहुत शुक्रिया। रुक कर लेते हैं प्रयागराज से संवाददाता राहुल मिश्रा का। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रयागराज के क्या हाल है, कैसा मौसम प्रयागराज में देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ जिलों में बारिश ने दस्तक दे दी है। क्या प्रयागराज में भी बारिश देखी जा रही है या फिर बारिश का माहौल बन रहा है? जी, आपसे बता दें कि जो सुबह और शाम की जो ठंड है बहुत कड़ाकी रही। आज 2 दिन से थोड़ा मौसम भगवान सूर्य भगवान तो दर्शन दे दिए हैं, लेकिन सुबह और शाम ठंड बहुत रहती है। और आपसे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बता दें कि यहाँ की जो जनता है वो कहीं न कहीं भयभीत है, क्योंकि ठंड से हार्ट पे जोर जा रहा है। हार्ट अटैक से आदमी जो खत्म हो रहे हैं, उससे जनता परेशान है। न तो अग्नि की व्यवस्था हो रही है, अधिकारी जो है कभी किसी के, जैसे पहले ये बताया जाता था कि जो मुसहर समाज का, हमारे यहाँ जो मुसहर समाज होता है सबसे पीछा समाज होता है, सबसे पिछड़ा वर्ग होता है, तो वो वहां पे जाकर जो जमीनी हकीकत देखी जाए और जाकर उन्हें देखा जाए कैसे रह रहे हैं। उनका कोई देखने वाला नहीं है, कोई सहारा नहीं है। और जो रोड किनारे कहें मेजा मांडा या करछना, ऐसे हैं जो पैसा तो आया है, अधिकारी जो करते हैं पैसा क्या करते हैं, बंदर बांट कर लेते हैं। सरकार ने पैसा दिया लेकिन वो अलाव की व्यवस्था न करके बंदर बांट कर रहे हैं। अभी आपसे बता दें कि लेखपालों की जिम्मेदारी होती है, प्रधानों की जिम्मेदारी होती है। लेखपाल कहेंगे कि मेरी ड्यूटी लगी है मांग मेला में तैयारी हो रही है, वहां लेखपाल चले गए हैं। कुछ लेखपाल वहां जाते हैं, उसका बहाना मिल गया है। लेकिन जो यहाँ की हकीकत ये है कि जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे तहसीलदार, एसडीएम, ये क्यों नहीं बाहर निकल के देखती? जमीनी हकीकत क्यों गरीबों के बीच नहीं जाते? सरकार का पैसा सरकार चाहती है, सरकार देती है, हम सरकार को नहीं कर सकते। लेकिन क्या करते हैं कि यहाँ कोई सुविधा नाम चीज नहीं है, जनता त्राय कर रही है। सबसे बड़ी बात भय पैदा हो गया है कि ठंड से आदमी मर रहे हैं। रोज घटना घटती है, अगर रोज आप यहाँ देखा जाए तो रोज घटना घटती है मरने वालों की, और किससे? हारते। ठंड में क्या हुआ राहुल, यानी कि देखा जाए तो प्रयागराज में भी किसी प्रकार के कोई भी इंतजाम नहीं देखे जा रहे हैं प्रशासन की ओर से, और साथ ही जैसे कि आपने भी बताया कि सरकार की तरफ से पैसा तो दिया गया है इंतजाम करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद अभी भी अधिकारी जो है वो कुछ इंतजाम नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राहुल आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम लगातार ठंड की खबरों पर बने हुए, आप कहीं मत जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ गए। हम लगातार बने हुए हैं ठंड की खबरों पर, जहां पर देखा जाए तो जिस तरीके से एक और ठंड का सितम जारी है, वहीं ग्राउंड जीरो पर क्या हाल बना रखा है, प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं, इस बारे में पल पल के अपडेट्स ले रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। रुक कर लेते हैं कानपुर से संवाददाता अमित शर्मा का। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर के कैसे हाल देखे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें यह जानकारी भी सामने
आ रही है कि कानपुर में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं बारिश के आसार देखने को मिल रहे होंगे। देखिए, सुबह से ही कानपुर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। रुक रुक के पानी बरसता है और फिर रुक जाता है। ऐसे में जो शीतलहर है उसकी हवा और ठंडी हो गई है, लोगों को परेशान करने लगी है। ऐसे में जो स्कूली बच्चे थे जिनका समय बढ़ा दिया गया था, उनके स्कूल जाने का समय हो गया, लेकिन अभी सूर्य नहीं निकले, धूप नहीं निकली, ठंड बहुत तेज है। ऐसे में बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और शीतलहर का उन पर प्रभाव पड़ रहा होगा, क्योंकि सुबह से हल्की फुल्की बारिश होती है, फिर रुक जाती है, फिर बारिश होती है। मौसम विभाग ने इसका अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने इसकी तैयारियां नहीं की, जिससे आम लोगों को समस्याएं हो रही हैं। अगर लोग अपने घरों से निकलते हैं और उन्हें ठंडी लगती है तो रास्ते और चौराहों पर न कहीं अलाव की व्यवस्था है, न ही किसी प्रकार की कोई उचित व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो मौसम विभाग के आदेश और चेतावनी जारी करने के बाद भी प्रशासन कहीं ना कहीं ढील दे रहा है। बहुत शुक्रिया अमित आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वहीं पीलीभीत से संवाददाता राहुल शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे पीलीभीत के क्या हाल है, प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम है? मैं अमित जी आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में इस टाइम बहुत ज्यादा सर्दी देखने को मिल रही है। बादल भी छाए हुए हैं, किसी भी समय बारिश भी हो सकती है। मगर यहाँ की बात की जाए प्रशासनिक अधिकारी की या ग्राम प्रधान की, यहाँ पे अलाव की व्यवस्था बिल्कुल नहीं लगा रखी है। जहां तहां लोग अपने व्यवस्था करके अपने आप स्वयं को ताप रहे हैं। इतनी ज्यादा ठंड है, ब्लड भी लोगों का जम रहा है ठंड के कारण। देखा जाए पीलीभीत में अधिकारियों और ग्राम प्रधान की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो पीलीभीत में भी कोई इंतजाम नहीं दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया राहुल आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वहीं रुक कर लेते हैं जालौन से संवाददाता माजिद अरमान का। माजिद, आपसे जानना चाहेंगे कि जालौन में किस प्रकार के हाल देखे जा रहे हैं, क्या इंतजाम देखे जा रहे हैं प्रशासन के? बिल्कुल, और इनका बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार सर्दी का प्रकोप जारी है और धीरे धीरे सर्दी जो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं सर्दी को लेकर लोग चिंता जरूर कर रहे होंगे। हालांकि सर्दी का मौसम भी है और सर्दी धीरे धीरे बढ़ भी रही है। अगर पिछले दिनों की बात करिए तो इसी तरीके की सर्दी पड़ी थी जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी, लेकिन इस बार अभी ऐसा देखने को बहरहाल नहीं मिला है। लेकिन सर्दी जो जिस तरीके से बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं जरूर बढ़ती जा रही है। अगर बात करें जालौन की इंतजाम की, जिस तरीके से सर्दी बढ़ती है तो लोग, सरकार और प्रशासन मिलकर लोगों को राहत देते हैं, इंतजाम करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, क्योंकि पिछले दिनों जो 25 पॉइंट जो अलाव बनाए गए थे और 17 पॉइंट रेल बसेरे के बनाए गए थे, लेकिन आज अगर हम देखे जाए तो उसमें कहीं ना कहीं खामियां जरूर नजर आ रही है, क्योंकि अलाव के जो पॉइंट बनाए गए थे वो नदारत है। कहीं ना कहीं अलाव कहीं गिरता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले सर्दी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन आज पारा जो गिरा है 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और आज सुबह से धुंध जो जमी हुई है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं आवाजाही जरूर बाधित हुआ है। लेकिन सर्दी का सितम जो जिस तरीके से पलटी मारी है सर्दी में, जो 2 दिन के बाद जिस तरीके से आज सर्दी बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं इंतजाम जरूर करना चाहिए। और आज जो सन्नाटा पसरा हुआ है और उसी सन्नाटे को देखते हुए लोगों ने निकलना भी बंद कर दिया, क्योंकि जो शीतलहर सुबह से जो चल रही है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को डर जरूर लग रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जो सर्दी पड़ी है और सर्दी से कपने वाली सर्दी जो ठंड शीतलहर के साथ पड़ी थी, उसको लेकर लोगों में भय जरूर है। तो आज सुबह से अगर देखा जाए तो लगातार सर्दी का पारा धीरे धीरे गिरता जा रहा है। जैसे जैसे सूरज देखने के लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन वो नहीं दिखाई दिया है। लेकिन नगर पालिका की ओर से अगर देखा जाए तो जो रेन बसेरे की तैयारी करी गई थी वो रेन बसेरा बिल्कुल, यानी कि माजिद देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नहीं नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वहीं ललितपुर से संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि ललितपुर में क्या हाल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बारिश का अलर्ट एक और जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। अनम्यूट कर लीजिए शैलेंद्र। हेलो जी शैलेंद्र जी, जैसे ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, ठंड को देखते हुए यहाँ शीतलहर बढ़ रही है और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है लेकिन ठंड उतनी बढ़ती जा रही है। पूरा जनपद यहाँ कोहरे की चपेट में है और जो प्रशासन ने यहाँ इंतजाम किए वो केवल यहाँ कुछ ही जगह पर अलाव जलाए गए हैं। और वहीं अभी मैंने प्रशासन से बात की है तो अभी तहसीलों में प्रशासन द्वारा कंबल बांटने का भी कार्य किया जा रहा है कि वहां वो जाएंगे, आज कंबल भी वितरण किए जाएंगे तहसील स्तर पर। और इसलिए जो ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और शीतलहर है और यही
यहाँ का जो तापमान है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, और जो वाइंड चल रही है, जहाँ हवा चल रही है ठंडी, वो भी यहाँ 11 और 12 प्रति घंटे किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। तो हम ये कहेंगे कि शीतलहर जारी है और लोगों को परेशानी दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए जिस तरीके से शैलेंद्र ठंड का सितम जारी है, लोगों की परेशानी तो जाहिर तौर पर बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वही हमारे साथ अंबेडकर नगर से संवाददाता अमन सिंह भी जुड़े हुए हैं। अमन, आपसे जानना चाहेंगे कि अंबेडकर नगर में जिस तरीके से आपने अभी जानकारी दी थी कि काफी कुछ अच्छे इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से, वहीं जिस तरीके से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो क्या बारिश को लेकर के प्रशासन पहले से ही तैयार था? जी अवंतिका जी बताना चाहेंगे जी, जिस तरीके से बारिश हुई, प्रशासन उस रूप से पहले से था। हालांकि अंबेडकर नगर में आज की बात करें तो सुबह से ही कुछ कोहरे ने अपने चादर से पूरे जिले को ढक लिया है और पछुआ हवाओं ने गलन बढ़ा है। अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो बेसिक 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बेसिक विद्यालयों में छुट्टी लगातार चल रही है। 15 तक, आगामी 15 जनवरी तक जो है लगातार छुट्टी चल रही है। वहीं सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करें तो उनमें छुट्टी नहीं की गई है। यानी कि देखा जाए तो बढ़ती ठंड को देखते हुए कहीं ना कहीं स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, तो वहीं कुछ स्कूलों में अभी तक छुट्टियां नहीं बढ़ाई गई। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि ठंड का सितम जारी है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे जिले हैं जहां पर ग्राउंड स्थल की बात की जाए अगर, तो वहां पर प्रशासन के इंतजाम अभी भी फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। और देश की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी को देखने के लिए आप जुड़े रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।